Hello everyone, this is CA Srejan and I welcome you all to my channel The Commerce Bench. So अपने पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा, दो चैप्टर्स कंप्लीट किए। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीखा था एंड सेकेंड चैप्टर में हमने जो थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, वो सारे पढ़े थे। ठीक है, इन केस आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। अभी तक हमने ये सब पढ़ लिया कि ट्रांजैक्शन क्या होता है एग्जैक्टली और उसे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत क्यों है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, किन्हीं दो एंटिटीज़ के बीच में कोई भी मॉनेटरी लेन देन अगर हो रहा है तो कोई भी मॉनेटरी इवेंट है ऐसा कि जैसे किसी ने मेरा बिजनेस है सपोज एंड मैंने कुछ खरीदा तो मैंने उस चीज़ के लिए पैसे दिए होंगे तो ये ट्रांजैक्शन हो जाएगा। मैंने किसी को सैलरी दी, उसने मुझे सर्विस दी, वो भी एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो मॉनेटरी लेन देन जहाँ पर भी होगी उसे हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे एंड उसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बिजनेस की बुक्स हमें प्रिपेयर करनी है, पूरा रिकॉर्ड रखना है कि कब क्या ट्रांजैक्शंस हुए, ये किस लिए करना है हमें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें हमारा फ़ायदा या नुकसान रिपोर्ट करना ज़रूरी है अपने इंटरेस्टेड यूज़र्स को। इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन होते हैं? जो हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे होते हैं, जिनको हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स या फिर गवर्नमेंट। तो ये सारे लोग हमारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है इनको, इसलिए हम रिकॉर्ड्स बनाते हैं और अपने लिए भी क्योंकि हमें ज़रूरी है ये जानना राइट कि हमें कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, जिससे कि हम आगे इम्प्रूव कर सके अपने बिजनेस को। समझ में आ गई बात? तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी बात करते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ठीक, रेस्टोरेंट में खाना पीना सब खाने के बाद आप बिल मंगवाते हो। बिल क्या होता है? वो बिल क्या चीज़ है? वो बिल में आपको क्या लिख कर देता है कि हाँ इन्होंने भाई 4 प्लेट नूडल्स और ये सारी चीज़ें खाई, तो ये इसका अमाउंट भी लिख कर आपको देता है और यहाँ पर एक टोटल करके देता है, टैक्स वगैरह सब कुछ ऐड करके। ठीक, तो टोटल मान लीजिए आपका हो रहा है 600 रुपये। तो ये 600 रुपये, ये बिल जो है ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि आपने 600 रुपये की सर्विस उस रेस्टोरेंट से ली है। और रेस्टोरेंट वाले क्या कर रहे होंगे, अपने पास अपने कंप्यूटर में या उनके पास जो भी बुक्स होंगी वहाँ पर इसको रिकॉर्ड करते होंगे कि हमने 600 रुपीज़ की सेल्स करी। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर गलती से 800 रिकॉर्ड हो गया, तो क्या होगा, ये जो है इसके कारण क्या होगा, बाद में जब प्रॉपरली चेकिंग करी जाएगी कि बुक सही से बनी है कि नहीं, तो ये गलती पकड़ ली जाएगी कि बिल तो 600 रुपये बोल रहा है, यहाँ पर गलती से 800 लिख दिया गया है, इसीलिए इसको काट कर सही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है सोर्स डॉक्यूमेंट्स का। इट एक्ट्स एज एन एविडेंस फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग इन द बिजनेस। ठीक, तो बिल के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनवॉइस हो सकती है, या फिर जो रेस्टोरेंट वाला है वो सैलरी देता है, जो मैनेजर है वहाँ पे रेस्टोरेंट में उसको सैलरी मिलती होगी राइट, तो सैलरी स्लिप होती है जिसमें कि प्रॉपरली सारा बाइफर्केशन दिया रहता है कि उनकी सैलरी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कितनी सैलरी मिली, कुछ एडवांस तो नहीं लिया, ये सारी चीज़ें। एविडेंस बस जो चीज़ दे उसे हम सोर्स डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ठीक, क्लियर हो गई ये बात? सो आपको बस इसका एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए था, वो मैंने आपको दे दिया। अभी एक एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि कोई बिजनेस था सपोज, ठीक है, मेरा बिजनेस है, मैंने क्या किया, मैंने फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए। तो जब ये फर्नीचर खरीदा तो इससे क्या हुआ, ये एक ट्रांजैक्शन है राइट, फर्नीचर खरीदना, दिस इज वन ट्रांजैक्शन। इससे होगा क्या कि यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर जो है हमने परचेज किया, दिस इज वन ट्रांजैक्शन। बट हमने अपने कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है एक ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग, जो क्या बोलता है कि एक ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करता है, हमेशा कम से कम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या होंगे, सबसे पहले तो फर्नीचर आ गया, फर्नीचर हमने रिसीव कर लिया। दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि हमने मनी जो है हमारे पास से चला गया, मनी डिडक्ट हो गया। ठीक है, हमारे पास से यहाँ पर देखिए डिलीवरी हुई जब फर्नीचर की, तो फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर रिसीव कर लिया,
ठीक। इस तो मैंने क्या बोला था, दो एस्पेक्ट्स होते हैं ड्यूअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग के हिसाब से, तो ये हो गया टेक एस्पेक्ट। मैंने फर्नीचर, आई हैव टेकन द फर्नीचर, ठीक, ले लिया फर्नीचर, तो टेक एस्पेक्ट हो गया वो। और दूसरी चीज क्या होगी, पेमेंट ऑफ कैश, मनी गोज आउट, पैसा बाहर चला गया, ये हो गया मेरा गिव एस्पेक्ट। तो दो एस्पेक्ट्स को इफेक्ट किया इसने, एक ट्रांजैक्शन ने, ठीक। बस वही बात यहाँ पर बोली गई है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, कोई भी एक ट्रांजैक्शन दो एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करता है। अब आगे इसी की हम और डिटेल पढ़ेंगे कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को एक बार देखेंगे और किस किस एस्पेक्ट को वो इफेक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगली आने वाली स्लाइड में, ठीक है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन क्या होता है ये आपको पता होगा कि अगर कोई भी दो साइड यहाँ पर हैं और उनके बीच में इक्वल टू का साइन है, दिस इज नोन एज एन इक्वेशन, कि ये दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है, दिस इज एन इक्वेशन, ठीक। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब अकाउंटिंग में ऐसे इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, देखते हैं यहाँ पे। अकाउंटिंग जो है वो एक सिंपल सी बात बोलता है, क्या, कि जो बिजनेस के असेट्स होते हैं ना, दे आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। यानी कि ये बनता है इक्वेशन, ये है असेट, ये है लाइबिलिटी एंड ये है कैपिटल, ठीक है। अब एक बार जरा मैं आपको रिवाइज करा दूं, ये असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सब चीजें क्या है, एक बार रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। असेट क्या होता है, सबसे पहले तो असेट कोई ऐसी चीज है जिससे मुझे कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला हो, ठीक। कुछ भी पैसे मुझे फ्यूचर में इसके कारण मिलने वाले हो, तो वो हो गया मेरा असेट। असेट का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि मेरा जो स्टॉक है, यानी कि जिन गुड्स में मैं डील करती हूँ उनको मैं बेचूंगी आगे जाके, तो मुझे उससे पैसे मिलेंगे, वो मेरा असेट हो गया। या फिर कोई बिल्डिंग है, मेरी ऑफिस की बिल्डिंग है, उसी में सारे लोग काम करते हैं, तो अगर वो बिल्डिंग ना होती तो मैं ये सारा काम कैसे कर पाती, तो वो भी मुझे पैसे जनरेट करके दे रही है, इसीलिए वो भी मेरा असेट हो गए, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। लाइबिलिटी की बात करते हैं। लाइबिलिटी इज समथिंग जो आपको फ्यूचर में आपको इसे पे ऑफ करना पड़ेगा, ठीक। और ये कौन होते हैं, किसको पे ऑफ करना पड़ता है, अदर देन ओनर, जो भी लोग होंगे ना उनको ये पे ऑफ किया जाता है, अदर देन ओनर। अभी मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों कहा। कैपिटल क्या है पहले बात कर लेते हैं। वो पैसा जो ओनर ने अपने बिजनेस में लगा रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। ओनर ने लगाया हुआ है ये पैसा, ओनर का इन्वेस्टमेंट मान सकते हैं आप इसको बिजनेस में। लेकिन ये आखिर लाइबिलिटी साइड में क्यों गिना जाता है, व्हाई इज इट कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी। इसको लाइबिलिटी इसलिए मानते हैं क्योंकि एक तरीके से ये भी वो पैसा है जो किसी ने लगाया है, भले ओनर ने लगाया है। अब क्या होगा एट द एंड, जब ये बिजनेस कभी बंद होगा तो बिजनेस लाइबल है ये पैसा पे करने के लिए टू द ओनर। क्यों, क्योंकि हमने एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो क्या बोलता है कि जो बिजनेस एंटिटी है और जो ओनर है जिसने उस बिजनेस को बनाया है, दे आर टू सेपरेट एंटिटीज। तो अगर ये जो ओनर है ये बिजनेस में कोई भी पैसा लगाता है तो ऐसा मानते हैं कि इट इज काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी जो बिजनेस को कभी ना कभी उसे वापस करनी पड़ेगी। याद आया होगा अगर आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मेरे से पढ़ा हुआ है तो, या कहीं से भी पढ़ा है तो इसलिए ये कैपिटल और लाइबिलिटी दोनों को ही हम लाइबिलिटी मानते हैं। बोथ ऑफ देम आर नोन एज लाइबिलिटीज, और ये तो असेट है ही। अब एक बार देखते हैं, जरा रफ आइडिया देते हैं कि ये जो बैलेंस शीट होती है, ये सारे ना ये बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स हैं, असेट, लाइबिलिटी एंड कैपिटल। बैलेंस शीट की कंपोनेंट है। बैलेंस शीट बनती कैसे है देखते हैं। मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक इक्वेशन की बात करी मैंने, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यहाँ बैलेंस शीट में क्या होता है, ये साइड होती है असेट्स की और ये साइड होती है लाइबिलिटीज की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाता है, जो सारी लाइबिलिटीज है, मतलब जो मुझे अदर देन ओनर को पे करनी होगी, ठीक है। ओनर के अलावा जितने लोगों से मैंने पैसे उधार ले रखे हैं या कभी भी मुझे उन्हें कुछ पैसे लौटाने हैं तो वो मेरे लाइबिलिटीज में यहाँ पर आएंगी। और यहाँ पर क्या आएगा,
कैपिटल भी इसी साइड पे लिखा जाएगा, जैसे कि मैंने बोला ये दोनों लाइबिलिटीज होती हैं, ठीक। और असेट में क्या आएगा, सारे की सारी जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं जो मुझे पैसे जनरेट करने में हेल्प कर रही है, वो सारी चीज़ें इस साइड पर आ जाएंगी। समझ में आया होगा आपको। जब मैं इसका टोटल करूँगी तो इस इक्वेशन के हिसाब से असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये दोनों टोटल्स जो है ना वो सेम आने चाहिए। असेट और लाइबिलिटीज के टोटल जो है वो सेम आने चाहिए, तभी इसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं, बिकॉज ये बैलेंस हो जाते हैं, एक ही अमाउंट पर बैलेंस हो जाते हैं, इसीलिए बैलेंस शीट बोला जाता है। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। कैसे बैलेंस होते हैं ये भी अभी समझेंगे, बट फिलहाल आपको समझ में आई होगी। अब अगर थोड़ा बहुत डाउट है भी तो इस तरीके से समझिए इसे कि मैंने क्या बोला, असेट क्या चीज़ें हैं जो मुझे पैसा जनरेट करने में मदद कर रही है, मेरी रिसोर्सेज। ये जो रिसोर्सेज हैं ये मैंने कैसे खरीदी होंगी ना किसी तरीके से, जैसे जो फर्नीचर है, बिल्डिंग है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, कोई मशीन्स हैं जिनसे मैं अपना जो प्रोडक्शन है जो भी गुड्स का वो प्रोडक्शन कर रही हूँ, कैसे खरीदा होगा मैंने, पैसे कहाँ से आए होंगे, या तो मैंने खुद से लगाए होंगे यानी कि कैपिटल। मैं कौन हूँ, ओनर, ठीक। अभी मैं ओनर हूँ तो ये पैसे या तो मैंने खुद लगाए होंगे इस बिजनेस में, या फिर मैंने कहीं से उधार ले लिया होगा, ठीक है। तो बाहर से मतलब लिए होंगे मैंने पैसे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने रिसोर्सेज के लिए पैसे दिए और ये हैं रिसोर्सेज। तो जो पैसे रिसोर्सेज के लिए मिले और रिसोर्सेज की जो वैल्यू है वो तो इक्वली होनी चाहिए ना। इस तरीके से समझेंगे आप तो आपको बैलेंस शीट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब एक बार यहाँ पर ज़रा हम लोग ये लाइन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैंने जो आपको समझाया, ऑल दीज आइटम्स यानी असेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल फॉर्म पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक। ये बैलेंस शीट का एक पार्ट होते हैं तीनों के तीनों। और ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना ये एक फंडामेंटल रिलेशनशिप के बारे में बताता है कि असेट्स और लायबिलिटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो कंपोनेंट्स है बैलेंस शीट के उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो समझाता है ये। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो रिसोर्सेज हैं यानी कि द असेट साइड ऑफ द बिजनेस एंटिटी मस्ट बी इक्वल टू द क्लेम्स ऑफ दोज हु हैव फाइनेंस्ड दीज। जिन्होंने इसको फाइनेंस किया है उनके क्लेम्स के बराबर होना चाहिए। किन्होंने फाइनेंस किया है, जो लाइबिलिटीज वाले हैं यानी कि जो आउटसाइडर्स, एंड जो मैं हूँ जो ओनर है, ठीक है। कैपिटल लगाया था स्टार्टिंग में, वो भी तो पैसे ही हुए ना, मतलब उससे भी तो मैंने खरीदे अपने एसेट्स, ठीक। तो वही बात यहाँ पर पूरी की पूरी एक्सप्लेन करी गई है। तो एक बार जरा सा आप और इस फॉर्मेट को देख लीजिए कि ये दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होने चाहिए, एंड कभी अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली समझ लीजिए कि आपने कुछ मिस्टेक करी हुई है अपने क्वेश्चन में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पर हमने जितनी चीज़ें अभी तक सीखी पीछे की स्लाइड्स में, वो सारे हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखकर उसको एकदम क्लियर कर लेंगे अपने माइंड में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से पढ़िए इसे। रोहित ने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। रोहित कौन है, ओनर है यहाँ पे, और उसने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। याद करिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये कि बिजनेस एंड ओनर वो डिफरेंट है, अलग अलग सेपरेट एंटिटीज हैं। और अगर ओनर कुछ पैसे लगाता है बिजनेस में तो वो क्या हो गया, बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो जाती है, उसको कैपिटल बोलते हैं। लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा था कैपिटल, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजैक्शन एक है कि रोहित ने जो है बिजनेस में पैसे लगाए, बट इसका एक बार इफेक्ट हम देखते हैं अपने फर्स्ट वाले ट्रांजैक्शन का। क्या होगा कि अब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि जो जितने भी ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ओके, इसका मतलब क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाले में क्या होगा, रोहित ने पैसे इंट्रोड्यूस किए तो बिजनेस में क्या होगा, कैश जो है वो बढ़ जाएगा, कितने से, 5 लाख रुपीज से। कैश क्या होता है, असेट होता है, क्योंकि इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा होता है उससे। पैसे तो ऑलरेडी इकोनॉमिक बेनिफिट हुए ना, तो इसको हम असेट मानेंगे। असेट यहाँ पे 5 लाख रुपए से बढ़ गया। दूसरी बात क्या हो गई, और सेकेंड चीज क्या हुई यहाँ पर कि कैपिटल भी तो आया ना,
ये क्या चीज़ है, ये जो कैश आया है ये क्या है, ये कैपिटल है, ठीक है। तो बिजनेस में एक पूंजी जमा हो गई आकर, और ये क्या है, ये है एक लायबिलिटी, ठीक। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर अगर आप इसको देखें, अपने जो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन पढ़ा था, ये क्या हुआ यहाँ पर, असेट 5 लाख रुपीज़ हो गया, और अभी लायबिलिटी को 0 मान लीजिए, और कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल भी 5 लाख रुपीज़ हो गया। तो हमारा इक्वेशन अभी तक बिल्कुल सही सही बैठा है, ठीक। इसको हम लोग बीच बीच में ऐसे ही चेक करते रहेंगे। चलिए आगे आते हैं। हमने फर्स्ट वाला चीज़ देख ली, समझ में आ गई। अब सेकंड की बात करते हैं। क्या बोल रहा है सेकंड, ओपन अ बैंक अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद एन अमाउंट ऑफ 4,80,000। अब बिजनेस ने क्या किया, ये जो कैश आया हुआ था ना, इसमें से, इस 5 लाख में से 4,80,000 जाकर बैंक में जमा कर दिया। तो अब जरा सेकंड वाले को देख लेते हैं। क्या हुआ यहाँ पर, कैश जो है वो 4,80,000 लाख से कम हो गया, ठीक, यानी कि असेट कम हो गया। लेकिन दूसरा असर क्या हुआ इससे, कि जो मेरा बैंक बैलेंस था ना, बैंक बैलेंस, वो तो 4.80 लाख से बढ़ गया ना, ये भी क्या है मेरा असेट। तो एक तरफ असेट अगर कम हुआ 4.80 लाख से, तो एक तरफ दूसरा असेट बढ़ भी तो गया, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ, 0, ठीक। समझ में आई बात। अभी भी अगर आप अपने मन में उस इक्वेशन को सोचेंगे तो वो इक्वेशन सही बैठ रहा है अभी भी, ओके, क्योंकि असेट पे अल्टीमेटली कुछ असर नहीं पड़ा। बात समझ में आ गई। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि कुछ चीज़ें इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1-2 चीज़ों का पूरा हिसाब लगाते हैं। कैश का सबसे पहले क्या हुआ था, कैश मेरे पास आया था, ठीक है, प्लस में आया था 5 लाख रुपीज़ का, बिजनेस के पास आया था 5 लाख रुपीज़ का कैश, ठीक, सबसे पहले। उसके बाद फिर क्या हुआ, 4,80,000 उसमें से चला गया। तो अभी फिलहाल बैलेंस कितना बचा, 20,000 का बैलेंस कैश का पड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात हम लोग बस ईज के लिए कर रहे हैं पूरा हिसाब। और एक बार बैंक का भी थोड़ा सा हिसाब रख लेंगे, ठीक। बैंक में क्या हुआ था पहले कि ये जो 4,80,000 यहाँ पे माइनस हुए थे ना, 4,80,000 यहाँ पर ऐड हुए थे। तो इस वक्त बैंक में 4,80,000 रुपीज़ का बैलेंस पड़ा हुआ है, ओके, समझ में आई बात। आगे बात करते हैं, थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या बोल रहा है, बॉट फर्नीचर फॉर 60,000 एंड चेक वॉज इशूड, ठीक, उसी दिन हमने चेक भी इशू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, थर्ड पॉइंट में फर्नीचर क्या हुआ, फर्नीचर आ गया, ठीक है, फर्नीचर इंक्रीज हुआ 60,000 रुपीज़ से। फर्नीचर क्या है हमारे लिए, एसेट है भाई। हमारे जो क्लाइंट्स हैं या जो भी कस्टमर्स वगैरह हैं वो आके वहाँ बैठेंगे, या फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उसका यूज़ करेंगे, काम करेंगे, ठीक। इट इज़ फॉर ईज, कि हमारे सारे लोग कंफर्ट में रहें एंड काम करें अच्छे से। तो ये एक असेट ही हुआ हमारे लिए, ठीक है। चलिए, तो एक चीज़ क्या हुई, फर्नीचर 60,000 रुपीज़ से इंक्रीज हुआ असेट। लेकिन दूसरी तरफ मैंने चेक इशू किया था, राइट, कैश नहीं दिया था। क्या लिखा था यहाँ पे, फिर से पढ़िए, चेक इशू किया था। इसका मतलब पैसे कहाँ से जाएंगे, बैंक से जाएंगे, ठीक। तो बैंक में से कितने रुपए डिक्रीज हो गए, 60,000 रुपीज़ डिक्रीज हो गए। एक तरफ असेट बढ़ा 60,000 से, दूसरी तरफ असेट कम हो गया 60,000 से। समझ में आई बात। फिर से हमारा वो इक्वेशन अभी भी जस का तस है, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, बिल्कुल सही बैठ रहा है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर वाला इफेक्ट डाल देते हैं यहाँ पे कि बैंक में से 60,000 चले गए, ठीक है। हम बस कैश और बैंक का इसलिए बना रहे हैं अकाउंट क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन है। बाकी सब फर्नीचर हो गया और ये सब में एक एक लाइन दी हुई है पीछे, तो उसका अकाउंट बनाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसका थोड़ा सा हमें हिसाब रखना है, इसलिए बना रहे हैं। तो अभी इसका बैलेंस क्या हो गया, 4,20,000, दिस इज द करेंट बैलेंस फिलहाल। अब बात करते हैं आगे फोर्थ पॉइंट की। क्या बोल रहा है फोर्थ पॉइंट, हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी बिजनेस के लिए 1,25,000 की, और क्या करा, उसको एडवांस पेमेंट कर दिया 10,000 रुपीज़ इन कैश, ठीक, मिसेस रामजी लाल को। उनसे हमने मशीन खरीद के लाई, कितने की, 1,25,000 रुपीज़ की। तो फोर्थ पॉइंट पे क्या लिखेंगे, हमारे पास एक मशीन आ गई,
1,25,000 रुपीज़ की। ये भी हमारे लिए असेट है क्योंकि हमें काम कर ये मशीन काम करेगी, हम हमारे गुड्स प्रोड्यूस करके हमें देगी एंड हम उसे बेचेंगे तो पैसे आएंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दे रही है तो इसीलिए भी असेट हुई। ठीक, 1,25,000 की मशीन आ गई। दूसरा असर क्या पड़ा इससे, हमने क्या बोला कि हमने कैश पेमेंट किया। कितने का कैश पेमेंट किया, लेकिन सिर्फ 10,000 रुपीज़ का। तो कैश तो सिर्फ 10,000 रुपीज़ से कम हुआ। अभी भी ये इक्वल नहीं बैठ रहा है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ भाई, राम जी मेसर्स जो है, ये राम जी मेसर्स कोई हमारे चचा तो है नहीं, पैसे तो पूरे लेंगे ही। तो अगर कैश अभी 10,000 रुपीज़ ही दिया है तो हमारे ये क्रेडिटर बन गए, हम इन्हें बाद में ये पैसे चुकाएंगे। क्रेडिटर कितने के, 10,000 ऑलरेडी पे कर दिया, 1,15,000 बचता है, तो 1,15,000 रुपए के क्रेडिटर बन गए ये हमारे। तो दूसरा असर ये हुआ कि एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। यहाँ पर आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा, अभी भी ये जो है वो इक्वल ही हमारा इक्वेशन बैठ रहा है। कैसे, क्योंकि 1,25,000 का असेट आया, इंक्रीज हुआ। मतलब अगर मैं यहाँ पर एक बार आपको ये इक्वेशन लिख के दिखाऊं, A इज इक्वल टू L प्लस C, तो अगर सिर्फ इस वाले ट्रांजैक्शन की बात करें तो इधर असेट कितना हो गया, 1,25,000 से इंक्रीज हुआ लेकिन 10,000 से डिक्रीज, तो 1,15,000 इधर हो गया। और लाइबिलिटी इधर कितनी आ गई, 1,15,000 के क्रेडिटर्स खड़े हो गए। तो अभी भी ये इक्वली बैठ रहा है। ठीक है, अभी ऊपर वाले ट्रांजैक्शंस की बात हम नहीं कर रहे हैं, करेंगे अगर तो इन सबको भी कंसिडर करेंगे तब भी ये इक्वली बैठेगा। एंड में मैं आपको ये करके भी दिखाऊंगी, बट अभी के लिए मैंने आपको समझा दिया कि ये कैसे हमारा इक्वेशन इस वाले ट्रांजैक्शन में भी एकदम सही बैठ रहा है। चलिए, फोर्थ वाला भी समझ में आ गया। एक बार इसका इफेक्ट हम लोग पीछे इधर रिकॉर्ड कर लेते हैं कि कैश जो है वो 10,000 रुपीज़ से और कम हो गया। ये 10,000 और माइनस हो गए। अब कितना का बचा, ये 10,000 रुपीज़ का कैश बचा, बैंक है 4,20,000 रुपीज़ का बैंक बैलेंस। अब आते हैं एक बार फिफ्थ वाले पे, क्या बोल रहे हैं, गुड्स परचेज किए हमने मैसर सुमित ट्रेडर्स से 55,000 रुपए के गुड्स परचेज किए। तो इस फिफ्थ वाले में क्या हुआ, हमने जब गुड्स परचेज किए तो गुड्स हो गए इंक्रीज, 55,000 के गुड्स इंक्रीज हो गए। ठीक, ये गुड्स क्या है, असेट, क्योंकि इनको जब मैं बेचूंगी बाद में तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो ये हो गए असेट। दूसरा असर क्या हुआ कि मेरे यहाँ पर क्या मैंने ऐसा कुछ भी लिखा है कि मैंने पेमेंट किया है इसका, गुड्स सिर्फ परचेज कर लिए, पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब मैंने अब तक पेमेंट नहीं किया है। तो ये क्या बन जाएंगे मेरे, अगेन ये मेरे क्रेडिटर बन जाएंगे मैसर सुमित ट्रेडर्स। तो मेरे क्रेडिटर्स हो गए और 55,000 के। ठीक, ये हो गई मेरी लायबिलिटी। अगर अभी आप इक्वेशन को मन में रख के देखो तो एक साइड से असेट बढ़ा, दूसरी साइड से उतने से ही लायबिलिटी बढ़ गई, तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है अभी भी। ठीक, यहाँ पर हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कैश या बैंक में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं। ठीक, अब बात करते हैं 6 वाले पॉइंट की। गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड टू रजनी एंटरप्राइजेज फॉर 35,000। 25,000 रुपए के गुड्स थे मेरे पास। ठीक, मैं उनको 25,000 रुपए में खरीद के लाई थी और मैंने उनको सेल कितने पे किया, 35,000 पे। ऑब्वियस सी बात है कि मैं जितने पे गुड्स लेकर आऊँगी उसमें कुछ प्रॉफिट तो अपना लूँगी ना उसको सेल करते वक्त, तो मैंने 10,000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको कैसे रिकॉर्ड करना है देखिए। सबसे पहले तो गुड्स कॉस्टिंग 25,000 वर सोल्ड, तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, गुड्स से 25,000 रुपीज़ जो है वो कम हो गए गुड्स से, तो मेरे असेट चले गए मेरे पास से 25,000 रुपये के। लेकिन दूसरा असर क्या हुआ, हमने जब सेल किया तो हमें पैसे मिलने चाहिए, बट यहाँ पर पेमेंट की कोई बात नहीं लिखी कि उसने मुझे पेमेंट कैश में किया कि थ्रू बैंकिंग मेथड से पेमेंट किया, वो कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब इसने मुझे अभी पेमेंट नहीं किया है बट फ्यूचर में तो करेगा। तो ये क्या बन गया मेरा, डेटर। ठीक, डेटर बन गया। तो दूसरी तरफ यहाँ पर हो गया डेटर, ये 35,000 रुपीज़ का
डेटर बन गया मेरा, ये मुझे 35,000 रुपये बाद में पेमेंट करेगा, तो मेरा असेट 35,000 रुपये से बढ़ गया। लेकिन ये तो भाई टैली कर ही नहीं रहा, यहाँ तो मेरा इक्वेशन सही नहीं बैठ रहा। तो देखिए बेटा क्या होता है कि मैंने जो आपको बोला ना कि ये जो 25,000 और 35,000 के बीच में जो 10,000 का मैंने प्रॉफिट बनाया है, ये क्या होता है, ये किसके हिस्से में जाता है, ये ओनर के हिस्से में जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाता है जाकर। क्यों? क्योंकि कैपिटल ही मतलब ओनर ने ही तो पैसे लगाए हुए हैं बिजनेस में, और उसने जो भी पूंजी लगाई है किस एक्सपेक्टेशन में कि साल दर साल बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा और उसकी जो ये पूंजी है वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस इंसान इसी उम्मीद में स्टार्ट करता है कि हमें प्रॉफिट होगा। तो ये जो प्रॉफिट है इस पर किसका हक है? बिजनेस रोहित से कहता है तुम्हें हक है। ठीक है, तो ये जो 10,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ है ना, ये हुआ है कैपिटल में। कैपिटल क्या है? एक तरह की लायबिलिटी है। अब यहाँ पर मैं आपको इक्वेशन में रख के दिखा देती हूँ इसको। क्या बोलेगा इक्वेशन की असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट कितना है इस वक्त मेरा? -25,000 है प्लस 35,000 है, यानी कि टोटल 10,000 है। ये माइनस में गया ना, गुड्स कम हो गए 25,000 से, लेकिन डेटर्स भी असेट है तो वो बढ़ गया यहाँ पे, तो ये हो गया नेट 10,000। और कैपिटल इधर आता है, अभी इसको 0 मान लो, तो ये भी हो गया 10,000। अभी भी मेरा इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। समझ में आ गई बात? ठीक है, कभी भी आपको डाउट हो ना तो इक्वेशन को ऐसे आप लोग सही से बैठा कर देख लेना कि आपने सही किया है या नहीं, अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड सही से किया या नहीं। आ जाते हैं इस पर। सारे के सारे ट्रांजैक्शंस हमने देख लिए। अब हम क्या करेंगे, एक बार जब हमने सारे असेट लायबिलिटी सब कुछ ये हिसाब लगा ही लिया है, तो फाइनली बैलेंस शीट भी बनाकर देख लेते हैं। ठीक, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर उससे यहाँ पर आते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे। मैंने बोला था इस साइड पे हम लिखते हैं अपने असेट्स और इस साइड पे लिखते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में क्या क्या आते हैं? जो आउटसाइडर्स को मैं ओ करती हूँ एंड जो अपने ओनर को ओ करती हूँ एज अ बिजनेस। ठीक, अच्छा, तो असेट्स में देखिए यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले तो ये जो हमने यहाँ पर कैश लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर जो कैश आया हुआ है जिसका बैलेंस इस वक्त कितना है 10,000 रुपीज़, और बैंक भी आ जाएगा जिसका बैलेंस कितना है 4,20,000 रुपीज़। पहले तो इन दोनों चीज़ों को लिख देते हैं। कैश है मेरा 10,000 रुपीज़ और मेरा जो बैंक बैलेंस है वो है 4,20,000 रुपीज़। अब थोड़ा सा बाकी चीज़ें देखते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि यहाँ पे सबसे पहले आप कैपिटल लिख देना। तो कैपिटल में क्या क्या चीज़ें आएंगी? सबसे पहले याद करो रोहित ने कितना पैसा लगाया था, 5 लाख रुपए लगाए थे। फिर क्या हुआ था, यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन में कैपिटल में हमने 10,000 रुपीज़ ऐड कर दिए थे। जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है। ठीक है, और जो लॉस होता है, मान लो अगर किसी चीज़ पर लॉस हो जाए तो वो कैपिटल में से माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर प्रॉफिट भी हम ऐड कर देंगे 10,000 रुपीज़ का। तो ये टोटल कितना हो गया 5,10,000 रुपीज़ मैंने अपना टोटल कैपिटल लिख दिया। ठीक, आगे बात करते हैं। तो ये वाला तो मेरा हो गया। ठीक, मैंने कैपिटल भी लिख दिया और कैश भी लिख दिया। अब बैंक अकाउंट भी मैंने लिख दिया। फिर फर्नीचर की बात करते हैं। 60,000 रुपीज़ का फर्नीचर भी तो आया था ना, तो यहाँ पर फर्नीचर लिख लेते हैं। 60,000 रुपीज़ का फर्नीचर भी आया था। फिर किस चीज़ की बात करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी आई थी 1,25,000 रुपीज़ की। एक बार इसका यहाँ पर ट्रांजैक्शन देखना कि मशीनरी आई थी 1,25,000 रुपीज़ की। कैश तो हमने फाइनल बैलेंस लिख ही दिया वहाँ पे।
क्रेडिटर भी बने थे 1,15,000 रुपए के। ठीक है, ये कौन थे? ये मैसर्स राम जी थे। ओके, दीज वर मैसेज राम जी। एंड आगे आते हैं अपनी बैलेंस शीट में, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में कौन? मैसर्स राम जी। कितने के क्रेडिटर है मेरे? 1,15,000। इसको मैं इनर कॉलम में अभी इसलिए लिखी क्योंकि इसमें एक और क्रेडिटर ऐड होगा, फिर फाइनल अमाउंट जो है वो मैं यहाँ आउटर कॉलम में लिखूंगी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी मैं इसको PNM लिख रही हूँ। ठीक, ये हो गया 1,25,000 रुपीज़ का। तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ये वाला जो ट्रांजैक्शन था। ठीक, फोर्थ वाला। फिफ्थ में क्या किया था हमने? गुड्स परचेज किए थे मैसर सुमित ट्रेडर्स से 55,000 रुपीज़ के। यहाँ पर गुड्स लिख लीजिए 55,000 रुपीज़ के। अभी इनर कॉलम में लिख रही हूँ, बताऊंगी क्यों, क्योंकि आगे हमने गुड्स सेल भी तो किए थे ना, इसलिए हमने इसको अभी इनर कॉलम में लिखा है। फिर इसमें आप देखोगे इस वाले ट्रांजैक्शन में गुड्स परचेज फ्रॉम मैसर सुमित ट्रेडर्स, इसकी जो हमने यहाँ पर लिखा था ना, गुड्स 55,000 से मैंने बढ़ा दिया उधर असेट साइड में, क्रेडिटर्स भी 55,000 से बढ़ाने पड़ेंगे इधर। तो ये कौन है? मैसर्स सुमित ट्रेडर्स, ये है 55,000 के। ठीक, तो इसका टोटल कर देंगे 1,75,000। ठीक है, इसका टोटल हमने यहाँ पर लिख दिया फाइनली। क्रेडिटर्स कितने हैं मेरे? तो फिफ्थ वाला भी मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब एक बार सिक्स वाला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग 25,000 मैंने सेल कर दिए रजनी एंटरप्राइजेस को 35,000 रुपीज़ में। तो इसको मैंने कैसे रिकॉर्ड किया था? गुड्स कम किए थे 25,000 से, तो वो कर देती हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले गुड्स को कम कर दिया 25,000 रुपीज़ से, तो ये बन गया 30,000। ठीक, 30,000 बन गया। अब बात करते हैं फाइनली कि गुड्स तो मैंने कम कर दिए 25,000 रुपये से। दूसरा असर क्या हुआ? मेरा डेटर जो है वो 35,000 रुपीज़ से क्रिएट हो गया, क्योंकि ये जो है मुझे पैसे वापस करेंगे फ्यूचर में। ठीक है, पैसे देंगे कौन? रजनी एंटरप्राइजेस। तो मेरे यहाँ पे डेटर्स भी असेट्स हैं, तो यहाँ पर डेटर्स आ गए। कौन है ये? रजनी एंटरप्राइजेस। कितने के? 35,000 रुपीज़ ये मुझे फ्यूचर में देंगे। ओके, और फाइनल एक असर क्या हुआ था कि कैपिटल को इंक्रीज कर दिया था 10,000 रुपीज़ से, पर वो वाला इफेक्ट मैं पहले ही दे चुकी हूँ। यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट को मैं पहले ही ऐड कर चुकी हूँ। अब ये हो गया मेरा फाइनल। ठीक है, तो इसको अब हम अगर टोटल कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि जितनी बातें हमने इक्वेशन के बारे में अब तक करी हैं वो सारी की सारी सच थी। ठीक, कैसे टोटल करते हैं? दिस बिकम्स 6,80,000 एंड दिस बिकम्स 6,85,000। इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक करी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी हुई है। मैंने आपको क्या बोला था कि कभी भी अगर ये दोनों टैली नहीं होते, जैसे मेरा इस साइड 6,80,000 आ रहा था, यहाँ पर 85,000 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं पर मिस्टेक है। देखिए यहाँ पर इसकी टोटलिंग में मिस्टेक थी। दिस वाज 1,70,000। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चेक कर लें इसको एंड में, तब ये सही बैठ जाएगा। ठीक है, बस ये एक छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक थी, लेकिन इसके चक्कर में आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी और एग्जाम में मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग से ऐसी गलती हो जाती है इस लेवल पर आकर, बट अभी आपका बहुत ही बेसिक लेवल है, तो वहाँ पर आपको ये वाली गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, इसी पर मार्क्स होते हैं। तो ये आपका 6,80,000 रुपीज़ दोनों साइड आ गया। इससे क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन की बात हम कर रहे थे
ये वाले इक्वेशन की बात जो हम कर रहे थे वो एकदम सही बैठा, अल्टीमेटली जाकर दोनों की दोनों साइड्स टैली हो गई। नहीं हो रही थी वो किस वजह से, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से। यू हैव टू चेक दैट एंड करेक्ट इट। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको सारी की सारी बात। अब अगले लेक्चर में हम क्या बात करेंगे, डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, ये सारी बातें हम करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो भी। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई विल सी यू देयर। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ माई वीडियोज़। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।